वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल के आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सोनिया गिल, हमारी एक बिटिया जुड़ी हुई है विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से। उनकी मम्मी भी जुड़ी हुई है। गुड और जी, इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं। हमारे साथ धन्यवाद। सत श्री अकाल। एडवोकेट संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है संतोष साहू साहब। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य से हमारे साथ कल्याण सिंह चंपावत साहब जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीना पेरियार जी, जो नेपाल राज्य से हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। मीना जी, बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल में। धन्यवाद सब लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। हमारे साथ नेपाल से आप जुड़ रही हैं, आपका हम स्पेशल बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप नेपाल हमारा जो भारत का पड़ोसी राज्य है और लगातार हमारे बीच में आकर के हमें मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप ऑपरेट करते रहते हैं। आपका स्पेशल धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम का सब्जेक्ट बताना चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत के अंदर में पढ़े लिखे बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज के नौजवान बच्चों का है, बेटियों का है, बच्चों का है, ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे देश के अंदर में। पिछली सरकार ने भारत में कहा था कि हम करोड़ों लोगों को रोटी और रोजगार देंगे, लेकिन ये सबको हालात मालूम है कि रोजगार के संबंध में, रोटी रोजगार के संबंध में क्या हालात है। आज हमारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख करके डिप्रेशन पे हैं, बेरोजगारी पे हैं और किस हालात में वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं, वो एक ज्वलंत मुद्दा है। इस इशू पर हम आज विभिन्न एक्सपर्टों से हम बारी बारी से बात करेंगे। पड़ोसी राज्य से जुड़े उनसे भी हम बात करेंगे कि वहां भी क्या हालात हैं, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां हमारे भारत में आकर के विभिन्न होटलों में, रेस्तराओं में काम करते देख सकते हैं हम नेपाल के हमारे नौजवान बच्चों को। तो मैं आज की परिचर्चा पर हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं, काफी एक्सपर्ट हैं, विभिन्न राज्यों का दौरा करते रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर उनका काफी अनुभव है। तो मैं संतोष साहू साहब से आज के इस सवाल को लेकर जानना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, आप भारत के विभिन्न राज्यों में दौरा करते रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखते हैं। तो जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, जिसे हम 85% कहते हैं, ऐसे लोगों को, जो SC ST OBC के जो लोग हैं, एक तरफ उनको सरकार के द्वारा से विशेष रिजर्वेशन भी मुहैया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज लाखों करोड़ों बेरोजगारी की स्थिति में जूझ गए हैं और बहुत युवा लोगों की बहुत खराब हालत है। इस पर हम आज की प्रतिक्रिया के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे लोगों को संविधान ने हमें रिजर्वेशन भी दिया है, उसके बावजूद भी हमारे लोग बेरोजगार हैं, बेकार हैं और पढ़ लिख करके बहुत बुरे हालात पे है। तो इसका निदान क्या हो सकता है और इस पर भी आप प्रकाश डालें थोड़ी विस्तार से। एडवोकेट संतोष साहू साहब जी। वॉइस ऑफ मानवता में अपनी बात रखने आए सभी विद्वान साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल। भाई जगदीश सिंह जी, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, बेरोजगारी भारत के संदर्भ में भारत का नियति बनते जा रहा है। करोड़ों भारत का जो संसाधन है, संसाधन के तुलना में भारत का जनसंख्या कई गुना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से हमारे रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, वो संख्या के अनुपात में बहुत कम है। और हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ सर्विस, अभी हमारे
जो भावी पीढ़ी है, जो भारत के भविष्य है, उनको बस ये पता है कि हमको बहुत पढ़ाई करना है और सर्विस करना है। पर भारत के केंद्र सरकार के नियंत्रण में, भारत के समस्त राज्य सरकार के नियंत्रण में कुल कितनी नौकरियां हैं, कितने सर्विस हैं, ये भी एक सवाल है। अभी भारत में, भारत सरकार के नियंत्रण में लगभग 32 लाख सर्विस है, राज्यों का अपना अपना है, तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख लगभग सर्विस है भारत में। और भारत की जनसंख्या 139 करोड़ 40 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इतनी बड़ी जनसंख्या को इस देश में रोजगार कैसे दिया जाए, किन माध्यमों से दिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और भारत कृषि प्रधान देश है। अभी अगर भारत कृषि उपज को औद्योगिक के रूप से इसको लिया गया होता, भारत दुनिया के देशों में, अरब कंट्री में, यूरेशिया के देशों में, यूरोप के देशों में बहुत बड़ी तादाद में खाद्य पदार्थ को निर्यात कर सकते हैं। भारत में अभी किसानों के हाथ में अगर कोल्ड स्टोरेज होता, जब फसल आया, बहुत कम दाम पे वो मार्केट में चला गया, बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया, रेट के जो फसल का दर होना चाहिए बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम गिर जाता है, मजदूरी निकलना मुश्किल है, किसान खेतों में फसलों को छोड़ देते हैं। अगर ये कोल्ड स्टोर होता, ये फूड प्रोसेसिंग का मामला होता, तो हमारे देश में हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो देश और दुनिया में भारत के कृषि उपज का निर्यात करने लायक हैं, और देश और दुनिया में बड़े पैमाने पे वो विदेशी मुद्रा भारत में ला सकते हैं। तो भारत में एग्रोबेस इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, भारत सरकार के सामने एक चुनौती है। दूसरा है कि भारत में विश्व का इतना ज्यादा खनिज संपदा है, मिनरल है, लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, हीरा है, सोना है, क्या नहीं है भारत के अंदर। इस देश से दुनिया के देशों को हम बहुत सारा चीज निर्यात कर सकते हैं। और अगर भारत में लघु उद्योग का स्थापना हो, पुनः कुटीर उद्योग हो, भारी उद्योग हो, तो लोगों के हाथों में रोजगार आएगा, रोजगार का सृजन होगा। और नहीं तो भारत में सिर्फ पढ़ लिख के एक लंबा जो सूची बनते जा रहा है बेरोजगारों का। अब बेरोजगार बोलने से भी आप समझिए कैसा मैं अंदर से महसूस होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कितने मुश्किल से अभिभावक छोटे से बड़े करते हैं, अपने गाढ़ी कमाई उनके शिक्षा के ऊपर लग जाता है। 12th करते तक 12 वर्ष हो गए, फिर वो स्नातक करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, लगभग 15, 16, 17 वर्ष गुजर जाते हैं। तो 20-22 साल के उम्र में पूरी पढ़ाई में जो पैसा लगा वो माता पिता का करोड़ों रुपए लग गया, लाखों रुपए लग गया। और इतना पैसा निवेश करने के बाद वापसी क्या है? इधर की भी कमाई चली गई और उधर से कोई वापसी नहीं हो रहा है। और भारत का जो महंगाई है, ये महंगाई किसी कीमत पे रुकना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते थे, उनका पुराना 5-7 साल पहले पुराना आप देश में वो जो भाषण दिए हैं उसको आप देखिए, महंगाई को लेकर वो कितने गंभीर रहे अपनी बातों से। पर आज भारत में क्या है, तो ये महंगाई के वजह से भी बेरोजगारी, एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई है, संसाधन नहीं है, आय के कोई स्रोत नहीं है। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के पास जमीन भी नहीं है। कितना जमीन है? सेटलमेंट की जमीन को अगर छानबीन किया जाए कि भारत में शेड्यूल कास्ट के पास सेटलमेंट की भूमि कितनी है, अगर हमारे पास घर बनाने को ही जगह नहीं है तो हम खेती किस जमीन में करें? शेड्यूल ट्राइब का वही हाल है, ओबीसी का वही हाल है। तो हम कृषि करें तो किस जमीन पे करें? तो भारत में भूमि का असामान्य बंटवारा भी भारत के गरीबी के कारण में एक बड़ा कारण है कि हमारे पास
तकनीकी शिक्षा का अभाव है, हमारे पास भूमि का अभाव है, हमारे पास आय के स्रोत नहीं है। अगर आय के स्रोत बनाए जाए तो कौन सा स्रोत हो? सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकता। अगर भारत में हर आदमी गवर्नमेंट जॉब ही करेगा तो भारत के अन्य कार्य कौन करेंगे? हमारे देश को चलाने के लिए भारत सरकार का जो सृजित पद है संख्या के अनुपात में, ये बात सही है कि यूएसए जैसे देशों में प्रति 1 लाख लोगों को चलाने के लिए 639 कर्मचारी अधिकारी लगते हैं, अब भारत में 139। तो दुनिया के जो सर्विस का जो पैमाना है उसके पीछे भारत का बहुत कम है। इसके ऊपर भी जो बैकलॉग भर्ती है उसको भारत सरकार, राज्यों की सरकार बैकलॉग को पूरा करे। जो पद रिक्त हो रहे हैं उसमें हमारे युवाओं को अवसर दिया जाए, क्योंकि युवा देश के लिए काम कर रहे हैं, युवा समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब समाज का प्रगति होगा तो देश का प्रगति होगा, और देश का प्रगति होगा तब भारत का दुनिया में नाम होगा, और भारत की प्रगति में हम सबका प्रगति है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि भारत में जो बेरोजगारी है उसके एक नहीं अनेक कारण हैं, और भारत सरकार, राज्यों की सरकार, संस्थानिक जो संस्थाएं हैं, स्वयं शासी जो संस्थाएं हैं, वो भारत के नौजवानों को उनके हाथ में रोजगार देने का उद्यम करे। ये बात सही है कि भारत का जो बजट है वो अभी 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। 1 साल का बजट जिस देश का 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, आप समझिए कि भारत का बजट कितना बड़ा है। और इतने बड़े बजट होने के बावजूद अगर हमारे देश में इस देश को चलाने के लिए जो सृजित पद हैं, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सेना का, पुलिस का, अन्य जो विभाग हैं, भारत के जो 32 विभाग हैं, वो कौन कौन विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं, कितने बैकलॉग हैं, वो सबको भारत सरकार संज्ञान में ले तो करोड़ों लोगों को सर्विस मिल सकता है। और भारत को चलाने के लिए संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, और भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर चलता है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संख्या के अनुपात में जो भी शासकीय सेवा का पद है वो लिए जाएं। और ये जो निजीकरण हो रहा है भारत में निजीकरण में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए कि किस वर्ग का कितना संख्या है, और उस संख्या के अनुपात में निजी क्षेत्रों में कितना पद सृजित हुआ है और कितने लोग लिए गए हैं, कितने लोग लिए जाने हैं। इसके ऊपर भी भारत सरकार, राज्यों की सरकार संज्ञान ले तो भारत में काफी बड़े हद तक बेरोजगारी दूर हो सकता है, और भारत में लघु उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित हो, कुटीर उद्योग स्थापित हो, कृषि उपज जो है उसको उद्योग का दर्जा हो। पहला जो प्रक्रिया है कि किसान खेती करते हैं, दूसरा जो प्रक्रिया है कि वो कृषि उपज को कैसे किसान दुनिया के बाजारों में कैसे वो बेच पाएंगे, वो मालिकाना हक किसानों के हाथ में कैसे आए। और जैसे भारत हमारा मानसूनी प्रदेश है, तो भारत में 3 ऋतुएं हैं, समय पे बारिश हो रहा है, समय पे ठंड है, समय पे गर्मी है। और भारत मानसूनी प्रदेश होने के कारण दुनिया में जो उपज नहीं है वो भारत में है। हम भारत से कृषि संतोष साहब, हम आपके पास और लौटेंगे। बाबू, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, मैं उनका भी इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं कृपाल सिंह साहब, बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब। गुजरात राज्य से डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत जुड़ गए हैं, जो मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं वो, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जुड़ गई है धनेश्वरी कुर्रे जी है, जो एक टीचर भी हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज काफी मेहमान जुड़ गए हैं। मीना पेरियार जी तो हैं हमारे साथ में, और सभी नए मेहमानों का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कल्याण सिंह, जो चंपावत गुजरात राज्य से हैं, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उनसे चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार व्यक्त करें, क्योंकि वो काफी अनुभव रखते हैं और भारत की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को लेकर काफी उनको
मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। तो कल्याण सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं, तो इस बाबत अभी संतोष साहू जी ने जो सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा की है, उस पर अपनी सवाल रखते हुए अपने विचार रखें। कल्याण सिंह चंपावत साहब, गुजरात राज्य से। हेलो, कल्याण सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत जी अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो, डॉक्टर कल्याण सिंह जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें। बहरहाल उनसे संपर्क हो, इससे पहले मैं धनेश्वरी जी के पास जाना चाहूंगा, और हमारे साथ आज एक बेटी भी जुड़ी गई है। मैं सबसे पहले बिटिया का प्रतिक्रिया दे देता हूँ। सोनिया गिल जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें बेटा। यस सर। जी, अब सबसे पहले तो आप एक युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, और भारत की जो बेरोजगारी पर और जो रोटी रोजगार के संदर्भ में जो हमारे नौजवान पीढ़ियों के संदर्भ में आप क्या सोचती हैं, और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आप अपना परिचय दें, कहाँ से आप बिलोंग करती है, और अपने विचार रखें। सोनिया जी और आपकी मम्मी भी साथ में जुड़ी है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, और मैं अपने थॉट्स आप सबको बता सकती हूँ। बीइंग अ यूथ, अपने देश का फ्यूचर है हम अपकमिंग यूथ। सो मैं सानिया गिल, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बिशरामपुर। सर मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम सर, आज की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हम सब जानते हैं। पढ़े लिखे यूथ है या हमारे जो सीनियर्स भी है, एक एज गैप के बाद भी सर उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं है। बट सर द मेन प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंगली कि सर खुद का यूथ पे भरोसा, अपने आप पे सर ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे संतोष सर ने बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं हमारे देश को लेके कि हमारा देश क्यों डेवलप प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, लेकिन सर मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं एक पॉइंट इंक्लूड करती हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सर किसी भी चीज में बहुत मैटर करता है। खुद में बिलीव करना कि आई कैन डू दिस जॉब, मैं ये काम कर सकती हूँ, बहुत मैटर करता है। या सर किसी काम को करने के लिए हमारा डेडिकेशन, अगर हम सब यूथ अपने अपने थॉट्स को लेके चलते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, समवन वांट टू बिकम इंजीनियर, तो हमें अपने लिए बनना है। बट अगर हम माइंड में सेट करें कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी ऑल्सो, सो आई थिंक वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर आवर नेशन। एंड एज आप सब जानते हैं, हम भी लोग भी कहते हैं कि हम अपनी कंट्री का फ्यूचर है, तो सर सिर्फ फ्यूचर का टैग लेने से हम फ्यूचर तो नहीं बन जाएंगे, फ्यूचर हमें बनाना पड़ेगा। हम अपने सेल्फ फ्यूचर के पीछे दौड़ते हैं, हमें बनना है, मुझे अपना करियर बनाना है, बट क्या एक बार भी यूथ सोचती है अपनी सोसाइटी के बारे में? ये सर वर्ल्ड, ठीक है आज के डेट पे ह्यूमंस की नीड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं होता है, जो भी अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी सर प्राप्त कर ले, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने पोटेंशियल में से थोड़ा सा अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें तो हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये हमें खुद को करना है जी। बस बोलने के थॉट से कि यस सर। सोनिया, आपके पास हम आपकी मम्मी भी जुड़ी है, वो भी अपना कुछ कहना चाहती है। जगजीत कौर जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सर जैसा कि साहू सर ने बताया, सर बेरोजगारी आज हमारे देश में, सर बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन और बेरोजगारी। तो जिस तरह से सर ने कहा, ठीक ही कहा है कि सरकार बहुत सारे प्रयास कर भी रही है कि किसी तरह से नई नई वैकेंसी आए, नई नई जॉब और सारे निकले सर, जिस तरह से बच्चों को जगह मिल सके, प्लेस मिल सके। आज यूथ बच्चे बहुत कुछ करके भी, डिग्रियां लेकर भी, बहुत सब कुछ करके भी सारे बच्चे, बहुत से लोग भटक रहे हैं, काम नहीं मिलता है, जिससे सर फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। और सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी रहेगी तो बेरोजगारी से सर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। जब यही अच्छे बच्चे सर अच्छी जॉब को, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं
तो कल को वो गलत राह पे जाते हैं कि हमको अगर पैसा चाहिए, नौकरी नहीं मिली है तो चलो चोरी करे, डकैती करे। तो सर बेरोजगारी एक समस्या है और इस बेरोजगारी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सर। जी इसके लिए सर जी बहुत शुक्रिया जगजीत जी जी। सर। जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। बहुत सारे जी। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसवीर भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हमारे साथ एक और महिला जुड़ गई है, धनेश्वरी कुर्रे जी, जो एक टीचर्स भी है, बच्चों को पढ़ाती भी है। तो मैं पहले महिलाओं का मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। धनेश्वरी जी, अभी हमारी सोनिया बिटिया ने जो अपनी बातें रखी है उस बाबत आप अपनी विचार व्यक्त करें, उसके बाद मैं मीना जी से ले लूंगा, फिर हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे हम जवाब सवाल पूछेंगे और विचार भी हम करेंगे। धनेश्वरी कुर्रे जी स्क्रीन पे आ जाए और अपनी बात रखें। धनेश्वरी कुर्रे जी, हमें सुन पा रही हैं? सबसे पहले आप सबको हेलो नमस्कार। हेलो, जी, हाँ बोले। हाँ कुदी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही हेलो, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। और आपने पुनः मुझको इस मंच में बुलाया है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और जैसे कि इससे पहले साहू सर ने बताया, इंडियन की जो पॉपुलेशन है और उसमें जो एम्प्लॉय जितने भी आंकड़े हैं उसको उन्होंने सामने रखा। दूसरी बात, अभी हमारी जो सोनिया बेटी है उन्होंने कहा कि एजुकेशन के बाद बच्चे क्या करेंगे, इस सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सर मैं इस टॉपिक पे मेरा विचार ये है कि हमारा जो नया जनरेशन है उसके सामने तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और दूसरी बात, जैसे कि उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के चलते भ्रष्टाचार भी बहुत होते हैं। ये बहुत फैक्ट बात है कि अगर किसी भी बच्चे के पास, किसी भी इंसान के पास अगर रोजगार ना हो तो करे क्या? वो स्वाभाविक तौर पे भ्रष्टाचारी की ओर जाएगा या किसी भी तरीके से अपने आप को इनकम के सोर्स के तरफ ले जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मैं टीचर होने के नाते मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा एजुकेशन देना चाहूंगी, सैद्धांतिक, व्यवहारिक या प्रोफेशनली। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है सर कि हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है और हमारा जो एजुकेशन है उसको देख करके एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिपेंड होकर के खुद के रोजगार के लिए आगे, ऐसा कोई पाठ्यक्रम, ऐसा कोई नीति नियम होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे भारत की पॉपुलेशन को बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए प्राय सभी जो एजुकेशन प्राप्त कर चुके बच्चे हैं उनको रोजगार प्राप्त हो, सेल्फ डिपेंड हो। यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है कि हमारा जो उद्देश्य होता है सर, हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ो लिखो अच्छे जॉब करो, तो यहाँ बात जॉब पे आके अटक जाती है। मतलब नौकरी क्यों, आप स्वयं रोजगार क्यों नहीं करते? भाई आप एक जॉब के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए। हमारे देश में बहुत सारे ऑप्शन हैं और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हमारे पास कृषि भूमि इतनी ज्यादा है कि इसमें से रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। और हम चाहे तो अपने स्तर पे लघु और कुटीर उद्योग को आगे ला करके छोटे छोटे स्तर पे, गांव स्तर पे, कस्बे के स्तर पे, बड़े शहरों स्तर पे उसको आगे ला सकते हैं। जी धनेश्वरी जी धन्यवाद। आपके सवाल भी आ गए हैं और कुछ जो सुझाव भी हमारे पास आ गए हैं। मैं नेपाल राज्य से हमारे साथ जुड़ी हुई मीना पिरियार जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने राज्य में, पड़ोसी राज्य है, वहां पे हमारे बेरोजगारों की क्या हालत है, नौजवान बच्चों की क्या हालत है, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मीना जी। मीना जी हमें सुन पा रही है? जी मैं सुन रही हूँ। नमस्ते। हमारे साथ काफी आज ज्ञानी और मैनेजमेंट गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद हम कल्याण सिंह चौपाल साहब के पास जाएंगे। तो आप पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे बेरोजगारों के संदर्भ में आप अपनी बात रखें, नौजवान पीढ़ियों के ऊपर में क्या हालात है वहाँ नेपाल में। सबसे पहले तो ये जो मानवता टीवी है इसको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमको ये हर वक्त डिबेट में जोड़ते हैं
जगदीश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मेघराज जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो नेपाल को भी जोड़ के नेपाल की अवस्था को भी लेने की जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभारी हैं आप लोगों के प्रति। अभी हम आप लोगों की डिबेट सुन रहे थे। नेपाल की अवस्था भी भारत से कम नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हम ये राज्य को बेरोजगारी कैसे हटाना चाहिए, राज्य के पास इसकी पॉलिसी होना चाहिए। इसको निवारण करने के लिए राज्य जो योजना बना रहा है वो योजना इनफ नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अभी जो दलित समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ये लोगों के बीच में जो बेरोजगारी है इनको कम करने के लिए कुछ हम लोग लघु उद्यम संचालन कर सकते हैं। अभी नेपाल में एक योजना आई हुई है, अब ये भारत में है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन नेपाल में अभी क्या योजना आई है, जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल, वो लोग लघु उद्यम उसको दर्ता करके आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए लोनिंग प्रक्रिया, उसका ब्याज मिनाहा करके उसको लोन देते हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं नेपाल में शुरू हुई है। तो इस प्रकार की योजनाओं से भी हम लोग बेरोजगारी कुछ कम कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अभी कोऑपरेटिव मॉडल से, जैसे कोऑपरेटिव मॉडल से भी हम लोग कुछ बेरोजगारी कम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बना के उसमें रहने वाले लोगों को इन्वॉल्व करके काम में भी उन लोगों को इन्वॉल्व करो, और उपभोक्ताओं भी वही कोऑपरेटिव के लोगों को भी उपभोक्ता बना के भी बेरोजगारी कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारी बेरोजगारी हटाने की ताकत तो हम लोगों में नहीं है, ये सरकार को ही हटानी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारी अपनी प्रयासों से भी हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं। बस अभी हम ये ही रखेंगे, फिर बीच में आप लोगों से जुड़ेंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया मिया जी, आप नेपाल से अपनी वहाँ की हालात के बारे में बताया है। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह सबको। मैं मेरा पेरियार जी, अगर आप मेरे को 1 करोड़ आदमी दे देंगे ना नेपाल के, और 100 रुपए डोनेशन के देंगे, तो हम उसको 31 महीने में उसका धैया उड़ा देना गरीबी की, उसकी मतलब गरीबी खत्म कर देंगे, भूखमरी खत्म कर देंगे। सिर्फ 1 करोड़ आदमी चाहिए मेरे को प्लान के तरीके से। हम इंडिया से खत्म करने जा रहे हैं, गरीबी खत्म करने जा रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो रोजगार भी देंगे लोगों को, और सबसे पहले भूखमरी जो चल रही है ना, लूट पाट चल रही है चारों तरफ, इसको खत्म करेंगे सबसे पहले हम। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ हम सब काम कर सकते हैं, हिम्मत चाहिए करने के लिए, थोड़ा कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत मैनेजमेंट गुरु कल्याण सिंह चंपावत गुजरात राज्य से जुड़ गए हैं। चंपावत साहब, आपके कैमरा को आप तिरछा कर ले तो ज्यादा आपका क्लीन फोटो आएगा। आप कोशिश करें थोड़ा को ठीक कर रहे हैं। और अभी आपने नेपाल राज्य से प्रतिक्रिया सुनी, सोशल मीडिया जो एक स्टूडेंट है उसकी भी बात आपने सुनी, संतोष साहू साहब है उनकी भी बात को आपने सुना। तो आप एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते जो आज की इस ज्वलंत मुद्दे पर हम आपसे महत्वपूर्ण रूप से हम आपके विचार जानना चाहेंगे, तमाम जवाब और सवाल को लेकर। जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर जी? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। तो मैं अभी गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूं। गुजरात की बस्ती 6 करोड़ 50 लाख और हिंदुस्तान की आबादी वो 140 करोड़ है। अब भारत देश का जो बजट है वो 30 लाख करोड़ रुपया है। अगर 1% बजट बेरोजगारी के लिए लाया जाए तो 30,000 करोड़ होता है। अगर 1 करोड़ में से 1-1 लाख रुपया 100 बेरोजगार युवाओं को, यहाँ MSME एक डिपार्टमेंट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो युवाओं को अगर 1 लाख रुपया देके उनको अपने पसंदगी का उद्योग के लिए लोन दी जाए तो 1% में पूरे भारत के 30 लाख युवाओं को हम रोजगारी दे सकते हैं।
भारत के 30 स्टेट है, तो हर राज्य में से 1-1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपया दिए जाए तो भारत का सिर्फ 1% बजट में से 30 लाख युवा छोटे बड़े धंधा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ सिर्फ 3 डिग्रियां है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मैं ये चाहता हूं कि यह 1 से 8 प्राथमिक कक्षा है। प्राथमिक कक्षा की शिक्षा खत्म होने के बाद 9वीं से 12वीं तक 4 साल तक जो नौजवान बेटे बेटियां हैं उनको जिस काम में रुचि है उसकी ट्रेनिंग दी जाए और ये ट्रेनिंग से उनको अपनी पसंदगी का व्यवसाय में वो काम धंधा कर सकते हैं। सिर्फ डिग्री से नौकरी, व्यवसाय या धंधा में सफलता नहीं मिलती है। तो मैं सरकार को गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड बेस्ड ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप 4 से 5 साल तक जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है वहां उनकी रुचि के हिसाब से पूरी तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए तो इंसान को नौकरी के लिए इंटरव्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता है। वो 4-5 साल में पूरी ट्रेनिंग के बाद अपनी पसंदगी के व्यवसाय, धंधा या रोजगार में वो महीना का 15-20 हजार कमा सकता है। तो सरकार चाहे तो राज्य और केंद्र सरकार की सरकारें 1% पैसे में से अगर 30 लाख लोगों को रोजगारी मिले और 1% पैसे से ट्रेनिंग देके और 30 लाख लोग अपने पसंदगी का व्यवसाय करें तो मुझे लगता है ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, इसमें से मुक्ति मिल सकती है और काफी युवाओं को रोजगारी मिल सकती है। हम वो नौजवान हैं जो तूफान में दिया जलाते हैं, हम वो नौजवान हैं जो लहरों पे तस्वीर बनाते हैं, हम तो भारत राष्ट्र के वो नौजवान को खुद अपनी और राष्ट्र की तकदीर बनाते हैं। और इसलिए मैं बताऊंगा कि भारत सरकार चाहे तो अपना जो बजट है इसमें से 1% में से इतनी बेरोजगारी कम कर सकते हैं। गुजरात और भारत के सिर्फ 100 उद्योगपतियों का NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 12 लाख करोड़ का है, जो भारत के बजट का 40% है। अगर 40% पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट पेपर के लोन पे दिया है वो वापस आने की गुंजाइश नहीं है। इसके बदले भारत के युवाओं को 1-2% बजट में से निकाल के उनको रोजगारी के लिए लोन दी जाए और पूरी ट्रेनिंग दी जाए तो मुझे लगता है भारत की बेरोजगारी काफी दूर हो सकती है। क्योंकि जीतने वाले कभी थकते नहीं, जो थक जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। मंजिल पे पहुंचने वाले कभी शिकवा नहीं करते, जो शिकवा करते बार बार वो कभी मंजिल पे पहुंचते नहीं। आप आगे सवाल जारी रखो, फिर जरूरत पड़े हमें भी सवाल पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया कल्याण सिंह चौंपावत साहब जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब और कृपाल सिंह साहब हैं। मैं इन दोनों मेहमानों को एक वैश्विक देश में रहने के कारण, क्योंकि उनका रिलेशन हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है और हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए भी उनका भावना जुड़ा हुआ है, तो मैं जसबीर भाटिया साहब के पास चाहूंगा कि भाटिया साहब अभी जो मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर कल्याण सिंह जी ने गुजरात अहमदाबाद से अपनी बातें रखी और तमाम बेटियों से अपनी प्रतिक्रिया दी, उस बाबत अपने विचार रखें। जसबीर भाटिया साहब अपनी आवाज को म्यूट करें। भाई खालसा, भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़े अच्छे विचार दिए हैं अभी आपके जो गुजरात राज्य से बोले भाई साहब, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अभी बेटी सोनिया ने, उनकी माता जी ने जो कहा। दरअसल बात यह है कि भारत की जनसंख्या जो है वो इतनी ज्यादा है कि ये कहना कि सरकार हमको नौकरियां दे, ये कुछ संभव लगता नहीं। देखिए, हालांकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है साइज में भी, और जनता की पॉपुलेशन भी हिंदुस्तान से भी 4 गुना कम है, उसके बावजूद भी लोग सरकार की तरफ नहीं देखते नौकरियों की तरह। ये जो नौकरी का जो मानसिकता है ना कि हमको मेरे को नौकरी दे देंगे, ये एक
अंग्रेजी राज्य की साम्राज्य की ये एक भावना हमारे मनों में बैठी हुई है। इस देश में जो सबसे ज्यादा रोजगार है, लोगों का अपना अपना रोजगार है, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे, वी कॉल देम मॉम एंड पॉप स्टोर्स एंड बिजनेसेस। और इसलिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, इसको सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं अपने लिए, अपने समाज के लिए। जो भी कुछ काम करता है वो समाज के लिए करता है, और कोई डॉक्टर है तो वो भी समाज की सेहत के लिए काम करता है, और कोई इंजीनियर है तो वो भी देश के किसी न किसी काम में उसका हाथ होता है। तो अल्टीमेटली जो भी व्यवसाय है वो जनता की किसी तरह से सेवा में लगा होता है, उसकी सर्विस में लगा होता है। तो हमें युवा को ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अपने समाज में जहां मैं रहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। देखिए, हमारे पास हमेशा आप इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि हमें शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, स्कूल नहीं है, स्कूलों में सब जगह नहीं मिलती। लेकिन शिक्षा एक ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है जिसे लोग पढ़े लिखे अपने स्तर पे एक छोटे छोटे स्कूल बना के कर सकती हैं। आज ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप घर बैठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अपने समाज के आला द्वाल में जैसे भी को आप समझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, उसकी तरफ ध्यान दें, उसको समझे, इसको कैसे करना है, ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। जैसे आप जी ने कहा कि जो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग है स्कूलों में वो होनी चाहिए। मैं इटली में भी ट्रैवल किया हूँ, वहां भी 8वीं क्लास के बाद उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देनी शुरू करते हैं डिफरेंट व्यवसाय में 8वीं क्लास के बाद, और 13 साल की उम्र में उनको ग्रेजुएशन मिलती है, जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं। और 22 सालों में वो बच्चे इतने तैयार हो जाते हैं कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। काम के बारे में छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जो भी काम जो है सद्भावना से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, वो एक पुण्य का काम है। There's no small business, there's no small job. Every job is your sense of your prestige, a sense of your self confidence. चाहे कोई चाय की दुकान भी खोल लेता है तो कोई उसमें क्या बुराई, जरूरी थोड़ा कि बड़े बड़े होटलों के साथ चाय पीनी है, नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। दूसरा हमारा बड़ा व्यवसाय जो है वो कृषि का है, फार्मिंग का है। आप देखिए, फार्मिंग के अंदर किसान उगाता है वो मेन बिजनेस है, लेकिन जो कृषि के साथ जुड़े हुए इतने छोटे छोटे काम निकल सकते हैं। जैसे जो कृषि से जो बचा हुआ सामान है, जो बाई प्रोडक्ट कहते हैं, एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, उसमें कितना कुछ बन सकता है, कितना कुछ बन सकता है, कुछ सोचता ही नहीं। जैसे कि धान उगाते हैं आप, तो धान से जो निकलता है, धान से चावल हो गए, ठीक है, लेकिन बाकी जो बचता है क्या करते हैं लोग? आग लगा देते हैं। इट्स ए क्राइम, इट्स सच ए इम्पोर्टेंट मटेरियल। उसमें से आप बना के आप प्लाईवुड बना सकते हैं, उसमें से आप बिल्डिंग बोर्ड बना सकते हैं, उसे इतना कुछ बन सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप इतने नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। इसी तरह से देश में तरक्की होती है। कोई चीज यहाँ वेस्ट करी नहीं जाती, कोई चीज वेस्ट नहीं होती। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उनको हमें सोचना है हम खुद क्या कर सकते हैं, और सरकार का काम है कि उनको प्रोत्साहन करना, उनको इनकरेज करना, उनको नए आइडियाज देना। जरूरी नहीं पैसा देना भी ठीक है। जैसे आप जी ने कहा कि अगर 1 लाख रुपया दे दिया जाए 1% बजट का, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, दिस ए ग्रेट आइडिया। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी बताना है कि उसको कैसे यूज करना है। इस पैसे, ये नहीं पैसे दे दिया और खत्म, बहुत फिर ठीक है और आदमी खा पी के तो मतलब उनको साथ साथ पैसे की हेल्प करनी है, स्मॉल लोन देना है, स्मॉल बिजनेस। इस कंट्री में भी स्मॉल बिजनेस लोन मिल जाते हैं, ऐसा पूरा व्यवस्था है। जो भी इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको स्मॉल बिजनेस हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोजेक्ट ठीक हो तो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। और मैं यही कहूंगा कि जब तक हमारे भारत देश में जो नई पीढ़ी है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए सोनिया बेटा, लेकिन सेल्फ
डिपेंडेंट भी होना चाहिए। मैं सरकार मुझे नौकरी दे करूंगी, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। मैंने इतना पढ़ा है, कागज की डिग्री लेके मुझे नौकरी दे दो, ऐसा इस देश में नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ करते रहिए, जितना मर्जी उस गवर्नमेंट को गालियां देते रहिए, ये होगा नहीं जब तक कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। अपने इर्द गिर्द देखें, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जो समाज की क्या जरूरत है, क्या उनको शिक्षा की जरूरत है, या कोई दुकानदारी की जरूरत है, या जिनको कोई चीज नहीं मिल रही है उसको लेके आना है, या कई ऐसे मैं ख्याल दे रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं हर रोज हम देखते हैं लोग एक गाड़ी के पीछे पूरा लिखा होता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो गाड़ी लेके चलते रहते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी में बैठ के अब शुरू हो गया जो कि कारों की जो मरम्मत करनी है, वो लोग कार को लेके कहीं दुकान पे नहीं जाते, उन्होंने ट्रक पे ऊपर अपना सब सामान रखा होता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां जाके कार मरम्मत कर देते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे कई काम है जो हम सोच सकते हैं, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे नए आइडियाज आते हैं। इट इज फॉर रिसर्च। रिसर्च का मतलब यही नहीं कि बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जाके रिसर्च होती है, ये सोशल रिसर्च। वहां रह के आप क्या कर सकते हैं, ये आपको खुद सोचना होगा। यही बात है, फिर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मैं बहुत देर से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वो एक डॉक्टर भी है, और हमारे बीच में 2 डॉक्टर हैं, कल्याण सिंह जी भी मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर है। तो मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि हर चीज का इलाज, मनुष्य का शरीर का इलाज तो डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था का जो इलाज है, जो बेरोजगारी है बच्चों के ऊपर में, जो इस पर हम लोगों ने आज डिबेट रखा है, इस पर हम उसकी महत्वपूर्ण सलाह और विचार एक डॉक्टनेसिस के रूप में चाहेंगे जो अपने प्रतिक्रिया है। थैंक यू जी। सबसे पहले थैंक यू फॉर मेरे को वेलकम करने का। सबको सलाम, सत श्री अकाल, वाई खालसा वाई फतेह, नमस्ते, जो भी अपना थोड़ा पिछोकड़ होवे। देखो जो अमेरिका का काम है, यहाँ तो गवर्नमेंट पर कोई डिपेंडेंट नहीं करता है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है, छोटे छोटे जो काम है ना, जो जॉब्स हैं, वो तो लोकल है। लोकल ये मैं डेटोना बीच फ्लोरिडा में रहता हूँ। आप देखो जहाँ मैं रहता हूँ, था पर लोग मच्छियाँ पकड़ते हैं, तो मैं दरिया के कंढे पर हूँ और समुद्र के साथ हूँ। वो अपने खाने के लिए, रोजगार के लिए उनका मच्छियाँ पकड़ना ही है काम। और जो दूसरे लोग हैं, वो कई लोग मच्छियाँ फड़ने के लिए बोट की लोड़ है, बंदियां दा बोट रिपेयर करने का काम है इत्थे। वो रिपेयर करते ने, उन्होंने तो मच्छियाँ खरीद लेंदे ने, गुजारा करी जाते ने। ऐसे तरह छोटे छोटे गार्डन्स लोगों ने रखे हुए ने, किसी ने संतरे लगाए हुए ने, किसी ने कॉर्न लाया होया, किसी ने बाकी दे फ्रूट लगाए हुए ने। दे डू दैट। ਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇयर ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ शुरू ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सो कहने का भाव ये है कि भाई यहाँ कहीं भी चीज की जरूरत हो, उसको असेस करके फिर वहां उस किस्म का कारोबार शुरू करना चाहिए। गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। वो जो लोन भी है ना, यहाँ जो लोग काम करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से, अपने यारों दोस्तों से पैसे लेकर थोड़े थोड़े जैसे ब्याह में माइयां पाते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं इकट्ठे थोड़े थोड़े, और उनको फिर वापस देते रहते हैं। और यहाँ ये बड़ा काम है, काफी ये इलाका है, वहाँ रिटायर होकर लोग आते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं यहाँ। सो वो बुजुर्ग लोगों को मदद है, लोड है कि उनको खाने पकाने के लिए, उनको घर साफ करने के लिए, जो भी यंग कुड़ियां मुंडे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, और उस मदद करने से जो उनकी इनकम होती है, वो से अपनी फीसा दे देते हैं कॉलेज की। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जहाँ कहीं भी जो लोड होवे, उस लोड को अपनी स्किल्स से पूरियां करनिया और नवियां स्किल्स सीखनिया। दैट्स व्हाट रियल एजुकेशन इज।
डिग्री का कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे तुसी MA ਦੀ डिग्री होवे, PhD डिग्री होवे, इफ यू डोंट नो कि भी काम कैसे करना है, कुछ नहीं बनेगा। यहाँ तो काम का ही दाम है। जिस बंदे को, जे किसी को जूती भी पॉलिश करनी आती है ना, और जूती रिपेयर करनी आती है, लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जूती रिपेयर करो, जरूरी $100 खर्चने नवी जूती पर, क्यों ना जे $5 $10 ठीक हो जाती है जूती, वही यूज करो। एंड यहाँ थां पर चैरिटी शॉप्स बनी हुई हैं, वो भी जो लोगों के दिल रह जाता है, पुराने कपड़े वो नहीं पहनना चाहते, बजाय इसके कि घर में पैक करी रखो, वो जाकर वहां दे देते हैं, कोई और जिसको जरूरत होती है वो ले लेते हैं वहां। सो ये कोऑपरेटिव स्पिरिट है ना, यो एक दूसरे की मदद करनी और लोकल नीड के अनुसार उनको जॉब डेवलप करने, ये है इन देशों का सीक्रेट। ये नहीं है कि गवर्नमेंट से पैसे, गवर्नमेंट के पैसे कहाँ हैं? गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग जो है वही खा लेते हैं, ऑटोक्रेट्स वगैरह जो हैं, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जितनी उन पर आस करोगे उतनी निराशा होगी, पर जे अपने आप शुरू करोगे, जो भी लोग थोड़े लोकल नीड्स ने उन्होंने असेस करके थोड़े थोड़े से धीरे धीरे जैसे कतरे कतरे से समुद्र बन जाता है, ऐसे ही छोटी छोटी स्केल्स इकट्ठियां करके उनसे बड़े बिजनेस बन जाते हैं। जैसे किसी को यहाँ ये है, लोग हिंदुस्तानी देखो क्या करते हैं, यहाँ जो वैसे हिंदुस्तानी रहते हैं, को काम में अपने बिजी हैं, कोई औरतें हैं क्या करती हैं, वो रोटी जो चौल वगैरह बना के उनको दे आती हैं घर में, यहाँ थोड़े 2 घंटे काम कर लिया, उसकी मदद कर दी, तो उससे जो उसकी इनकम हुई उसे कहाँ किसी और में इन्वेस्ट कर दी। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, हेल्पिंग ईच अदर, असेसिंग द लोकल नीड्स कि यहाँ जरूरत क्या है। यही यहाँ की तरक्की का साधन है, वो उससे ही यहाँ आगे से आगे सब काम चलता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। मैं सोनिया बिटिया के पास फिर से जाना चाहूंगा कि आज भारत देश के अपितु दुनिया के तमाम देशों में आपकी उम्र के बहुत सारे जो बेटियां पढ़ाई कर रही हैं और अपनी फ्यूचर के बारे में काफी चिंतित हैं। तो जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जितने भी हमारे विद्वान हैं, उनके पास में आपके मन में जो आने वाला जो फ्यूचर है बेरोजगारी के संदर्भ में, नौकरी के संदर्भ में, तो आप जितने भी हमारे जो गेस्ट है, जो विद्वान हैं, उनसे कोई जवाब सवाल या आपके पास कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो आप रख सकते हैं, ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल से तमाम लाखों बेटियों का जो सपना है, जो उनके विचार, उनके मन में भावनाएं हैं, वो पूरी हो सके। सोनिया जी, बेटे सोनिया अपने विचार रखें। सर ठीक है, सबके थॉट्स से मैं बहुत मोटिवेट हुई आज। you all were just like an inspiration for me today. And सर ठीक है, आप जैसे कि जसबीर सर आपने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए। यस, मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ दैट हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। एक एज टाइम होता है सर कि हमारे पेरेंट्स पे हम डिपेंड रहते हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। कोई भी इमोशंस होता है अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से शेयर करते हैं तो वी गेट अ सोल्यूशन। बट एट द पॉइंट ऑफ करियर टाइम, जब हमारा करियर का टाइम आता है, हमें सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। तब हम उस पे हमें चांस नहीं लेना चाहिए कि हम किसी पे भी डिपेंड हो। एंड द बिगेस्ट थिंग, जो सर आपने कहा कि हम गवर्नमेंट से नौकरियां मांगती फिरती है आज की यूथ, अगर कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, अब मुझे गवर्नमेंट नौकरी दे, बहुत सही बात है सर। एंड इट्स ऑल अबाउट कि अपने करियर को लेके, अपने सेल्फ एस्टिमेट को लेके हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। अपने नॉलेज पे, अपनी डेस्टिनी पे कॉन्फिडेंस रख के सर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड सर द बीइंग एक्सपेक्टेशंस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आर डूइंग लॉट फॉर अस। वो हमारे फ्यूचर को लेके गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लॉन्चिंग डिफरेंट स्कीम्स, न्यू एजुकेशन सिस्टम, लाइक अभी बोलते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कंट्री। एंड सर आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, मेरा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है किसी से भी। बस सर मैं इतना बोला चाहूंगा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, स्पेशली इफ अ गर्ल wants to live her dream,
डेफिनेटली शी हैज अ राइट टू लिव हर ड्रीम, वो अपना ड्रीम जी सकती है। एंड द बिगेस्ट थिंग एट द टाइम ऑफ करियर, हमें सर सबका साथ बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है सर अपने करियर पॉइंट के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। एंड बीइंग अ यूथ सर, मैं खुद में बिलीव करती हूँ, दैट्स व्हाई टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड स्पीकिंग। अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता सो आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो जस्ट अ मैसेज टू ऑल द गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, and for all the youth, upcoming boys and girls, the seniors and for my upcoming juniors, to everyone, just believe in yourself because you are the leader of your life. Lead your life and win this battle of unemployment and illiteracy. Thank you. बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने तमाम बेटियों के लिए सवाल जो छोड़ा है। मैं आज के इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर कल्याण सिंह, जगदीश जी, मुझे पहले सोनिया से बात करने दीजिए। जी बात करें भाटिया सर। सोनिया बेटिया, that's all. You impressed me so much. I am so proud of you. Thank you, sir. Your country needs youth like you. And you are in 10th grade? Are you in 10th Yes, grade? sir. Yes, sir. At that level, your quality of English is very high. I am very, very impressed by that. Thank you, God bless sir. you. God bless you. confidence. My daughter says, and your confidence. Thank you, sir. God bless you. You be successful in life. I'm sure you will. Yes, sir. Thank you, sir. जी भाटिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कल्याण सिंह चंपावत साहब से चाहूंगा कि आज के महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें, जो कि सोनिया जी ने कोट किया है। जी, मैं आज एक जरूर नया आइडिया भी देना चाहता हूं। जो बेरोजगार युवान बाहर पास या स्नातक है, उनको अगर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो एक सेकंड हैंड कार, इसमें प्लास्टिक, मेलामाइन, स्टील, ग्लास, बर्तन, कपड़े, ये सब कुछ लेके पुलिस स्टेशन जहां पब्लिक होती है, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, टीडीओ, मामलतदार, गवर्नमेंट कचेरी, वो सुबह से शाम तक 2-2 घंटा घूमे। न किराया देना है ऑफिस दुकान का, न लाइट बिल देना है, न स्टाफ की सैलरी देनी है, बस एक कार, न चोरी का भय है। सुबह से शाम तक जो 2-5 हजार का बिजनेस किया, शाम को वही कार इको जैसी हो, मारुति वान हो, जिसमें 1 लाख रुपए का सामान हो, शाम को अपने घर पे। फिर से बताता हूं, इन्वेस्टमेंट दुकान या ऑफिस का नहीं है, किराया नहीं है, स्टाफ की सैलरी नहीं है, लाइट बिल नहीं है, और 20-25 रुपए पेट्रोल खर्च में आप सुबह से शाम तक शहर में बिजनेस करके घर पे आ सकते हो। इसलिए मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव, पावरफुल, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस सजेशंस will be given to yourself daily and regularly. Then and then there will be a miracle change in your thoughts, in your actions, in your behavior, in your nature, in your work style and in your lifestyle. आज सोनिया जी हैं, वो बहुत उत्साही है। जीवन में सफलता के 11 सिद्धांत है, मैं सबको बताता हूं। अगर ये 11 चीज अपने अंदर आ गई तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, रस नहीं, संपूर्ण रस, उत्साह नहीं, अनेरा उत्साह, एकाग्रता नहीं, उत्तम एकाग्रता, आयोजन नहीं, चौक्कस आयोजन, पुरुषार्थ नहीं, प्रचंड पुरुषार्थ, अवलोकन नहीं, सूक्ष्म अवलोकन, निर्णय नहीं, तीव्र निर्णय, आत्मविश्वास नहीं, अटूट आत्मविश्वास, धीरज नहीं, अकूट धीरज, और प्रार्थना नहीं, पावन प्रार्थना। बस ये 11 चीज अपने अंदर आ जाए 11, तो मुझे लगता है हर युवान उत्साह से, ताकत से आगे बढ़ेगा और वही बोलेगा कि जो अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, जो जमीर और खमीर जग जाता है और जो खुद का लीडर बन जाता है। लीडर शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड टू मोटिवेट अदर्स। यही नौजवान एक आइकॉन बनता है, एक लीडर बनता है, और यही एक दिन लोगों के लिए रोल मॉडल बनता है। शुरुआत अपने से करनी है, खुद को मोटिवेट करो, खुद ही लीडर बनो, लोग एक दिन आपको जरूर फॉलो करेंगे। यू शुड नॉट गो टू पीपल, पीपल मस्ट कम टू यू। विश ऑल द बेस्ट, गो अहेड टुवर्ड्स योर गोल,
May God bless you. My all the wishes always with you. Take care. Good luck. बहुत थैंक यू मोटिवेशन गुरु कल्याण सिंह टम्पाल साहब, जो अहमदाबाद गुजरात राज्य से थे। आने वाले समय में उनसे हम और मुलाकात करेंगे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे एक कुछ खास कार्यक्रम में जाना है। मैं संतोष साहू साहब से चाहूंगा कि लास्ट 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दें। सोनिया जी भी अपने 1 मिनट में प्रतिक्रिया दें लास्ट आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, और धनेश्वरी जी से भी चाहूंगा कि लास्ट में अपनी बात रखें। संतोष साहू साहब अपनी बात रखें संक्षेप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। इस विषय पे मैं बस, आपने जैसा कहा कि 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में मैं कहना चाहता हूं कि भारत के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले लोग भारत में हैं, और भारत में जो कृषि उपज है, जो प्राकृतिक जो सुविधाएं हैं, उसका हम ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहन करें, अपने आसपास की परिस्थितियों को आधार बनाकर, ये काम हमारे लोग जरूर करेंगे। मैं इस मौके पे इतना ही करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट में कोई सवाल? सोनिया बेटा, धनेश्वरी जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही सर आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। इस विषय पे मैं इतना कहना चाहूंगी सर कि हमारे यहाँ भारत में संभावनाओं की कमी नहीं है सर। मात्रा में संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में है, टेक्निकल में है, और हेल्थ में है, फूड में है। मतलब हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, बशर्ते कि आप उसे कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे सोनिया जैसी बच्ची है जिसमें कॉन्फिडेंस है, आगे करने का साहस है, उसको तो सुन करके मुझको बहुत बेहतरीन लगा। उसको तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे हर स्टूडेंट सोचे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सोनिया, थैंक यू ऑल। जी जी, जसबीर भाटिया साहब लास्ट कमेंट कोई आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर? भाटिया सर। जी कहे, मैं कहता हूँ, सॉरी मैं वीडियो ऑफ करना पड़ा मुझे। सर एक ही बात कहूंगा कि जैसे हमारे कल्याण सिंह जी ने कहा, नौजवान को डायरेक्शन की भी जरूरत है। भारत का नौजवान मिसगाइडेड है, मिसडायरेक्टेड है। कुछ ये वो मैं शायद ना उसके बारे में बात करूं तो अच्छा ही है। जो हमारा समाज इस तरह से विभाजित है कई जाति पाति के नाम से, इसको हटाना होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंस के लिए उनको कुछ डायरेक्शन की भी जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे महान पुरुष जैसे कल्याण सिंह जी कह रहे हैं, चपाल साहिब, ऐसी जगह छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाए जो बच्चों को गाइड करें, नौजवानों को गाइड करें, तो वो सब सोच नहीं सकते। उनको एक बड़ों की एक्सपीरियंस, लोगों की अनुभवी है, तो ये डायरेक्शन की भी जरूरत है, गाइडेंस की भी जरूरत है। वो भी इस बारे सोचें कि नौजवान लोग अपने क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं, उनको कैसी ट्रेनिंग चाहिए, उनको इस बारे में गाइड करें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस के साथ साथ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। थैंक यू सर। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब लास्ट कमेंट। हाँ जी, अगेन वाही का खालसा वाही फतेह। साਰਿਆਂ ਦੇ बड़े चंगे ख्याल ने, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਣੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ, ਰੋਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਦੌੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਨੀਡਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਮੇਨਟੇਨ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇਚਰ। ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੋਣੇ ਟਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। All that is nonsense, there's nothing in it.
ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਾ ਜਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ नहीं करनी। थैंक यू। वाई खालसा वाई फतेह। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट मैं डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत मैनेजमेंट गुरु जी, आप अपने लास्ट कमेंट दें और उसके बाद आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। पक्षियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, मंजिल के मार्ग मिल जाएंगे। सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम और ढेर सारी शुभेच्छाएं। जी, मेघराज सिंह साहब, लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास में क्या है और हम कौन है, तो हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। तो खास करके जो बहुजन लोग हैं भारत में, उनको समझ लेना चाहिए कि उनके पास में बहुत कुछ ऐसा है जो उनको पता नहीं है। तो बहुत कुछ मैं 3-4 चीजें लिखी है कि ज्ञान विज्ञान की शक्ति की बहुजनों के पास में बहुत ज्यादा तादाद है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ है, और बल शक्ति भी बहुजनों के पास में बहुत ज्यादा है, और धन दौलत जायदाद की शक्ति भी बहुत ज्यादा है, और जन शक्ति भी बहुत ज्यादा है। तो क्या है कि अगर इतनी शक्ति होने के बावजूद भी फेल क्यों है? फेल इस करके है कि आत्मविश्वास शक्ति बहुत कम है। आत्मविश्वास शक्ति मैं कुछ कर सकता हूँ, वो सारे तो गिराने के लिए भी जुड़े होते हैं। अगर आत्मविश्वास शक्ति सबके सब अपने अंदर पैदा कर दे, तो कोई भी माई का लाल की वर्ल्ड के अंदर कोई भी अगर किसी गुलाम बना सकता है। आत्मविश्वास शक्ति हो इंसान के अंदर तो कुछ भी कर सकता है। तो ये शक्ति जगाए और अपने आप को कामयाब बनाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को मैं लास्ट कमेंट के रूप में मीना पिरियार जी कुछ कहना चाहिए। मीना जी, नेपाल से। सर, अंतिम में सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़ के सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। सोनिया बेटा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जल्दी 1 मिनट में कह रहे हैं, 1 मिनट में कुछ बात नहीं रख पाऊंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को कराना चाहती हूँ। अभी नेपाल में लोकल इलेक्शन का टाइम है। अब 15-17 दिन बाद लोकल इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोकल इलेक्शन में नगर निगम, गांव पालिका जो है, उसमें दलितों ने भी उम्मीदवारी दिया है। तो इस वक्त दलितों ने जो उम्मीदवारी दी है, जो हौसला अफजाई की है, उन लोगों को भी जिताने के लिए हम लोगों को एक डिबेट कार्यक्रम रख के उन लोगों को हौसला अफजाई करना जरूरी है। ये लग रहा है मुझे, इससे कुछ न कुछ उन लोगों का हौसला बढ़ेगा। जैसे वो लोग उम्मीदवारी दे के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जो दलितों के नेतृत्व में नहीं रह सकता है, वो समाज ये चमार क्या करेगा, ये दलित क्या करेगा, ऐसी वाली जो बातें हो रही है, इससे उनकी मनोबल में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन पॉजिटिव एक बात क्या है कि दलित लोग एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, दलित लोग का यूनिटी फिर से बन रहा है। तो वो पॉजिटिव सकारात्मक बात है। तो इस आंदोलन को बचाने के लिए, ये विभेद हटाने के लिए हम लोगों को, जो उम्मीदवार अभी है, उन लोगों को भी सहायता करना जरूरी है। इसके लिए भी एक दिन डिबेट रखने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ मेघराज जी से, जगदीश भाई साहब से मेरा अनुरोध है। इसके लिए भी हम लोग डिबेट चलाएं, उन लोगों को कैसे। कल का सेशन हम नेपाल राज्य के लिए रखेंगे। वहाँ के काफी जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, जिसके साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों को सब आमंत्रित करिए। वहाँ के बेटियों को आमंत्रित करिए, वहाँ के नौजवानों को आमंत्रित करिए। कल उस पर हम चर्चा करेंगे। और कल्याण सिंह जी से मैं चाहूंगा कि वो वर्ल्ड की एक नॉलेज रखते हैं, तो वो भी कल हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में भाग लें। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए अनुमति भी चाहता हूँ सभी लोगों से। एक मिनट में बात करना चाहता हूँ। जैसे बोले ना भाई, ये मीना पिरियार जी बोलते हैं चमार ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ खुली बात, मैं भी वो चमार जिसको बोलते हैं ना, उसी गटर में पैदा हुआ। मैं गुरु साहब की कृपा से आज वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल चला रहे, वर्ल्ड के लिए, भले के लिए काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने जात पात बनाए उनको भी नीचे गिरा रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था खड़ी उसको भी नीचे गिराएंगे। तो ये मैं उसी जात में पैदा हुआ हूँ। तो याद रखना, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर इंसान के इरादे अच्छे हों, मजबूत हों, तो कोई भी ताकत उसको नहीं गिरा सकती। मेरे इरादे जो बचपन से मजबूत रहे हैं,
मेरे को इतना खींचने की कोशिश करी है, लोगों ने बहुत खींचने की कोशिश करी, लेकिन मैं कभी किसी के कहने में चला नहीं। तो मेरा इरादा ये है कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हो वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आसान नहीं कर सकता, याद रखे इस बात। थैंक यू। तो कोई जात पात ये किसी को रुकावट नहीं पड़ती है, मन के अंदर होती जात पात उसको बाहर निकाले, सब इंसान बराबर है, याद रखे इस बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए। एक मिनट जी, मेरा ये टीवी खोला ना मैंने, मेरा ये टीवी खोला ना मैंने, ये मानवता के लिए खोला। इस पे जब मर्जी आकर के अच्छे काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, ये सबके लिए मानवतावादी काम कर रहे हैं, इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और जिसको हमें कहे, जगदीश जी को कहें, हमें कहें, किसी को भी कहें, ये मानवतावादी काम करने वाले, तो ये सभी का है, इंसानों का है, गधों का नहीं है। जो बोले शैतान लोग हैं, झूठ बोलते हैं, उनके लिए नहीं है, इंसानों के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए हमारे कई मेहमानों का, डॉक्टर कल्याण सिंह चप्पा साहब का, सोनिया गिलबेटे का, मैं संतोष साहू साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, धनेश्वरी चौलिक जी का, मीना परियार जी का, और तमाम जो हमारे साथ जुड़े आज के इस कार्यक्रम को और देख रहे सभी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता चैनल से आप जुड़े रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम जोहार, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।